हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट और 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम। तो दोस्तों, इन्हीं ओजस्वी पंक्तियों के साथ मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, फिजिक्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की हम यहाँ पर और भी बहुत सारी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके चैनल को एक बार विजिट जरूर करना और आप लोग क्या करना, सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों का उस टॉपिक का रिवीजन अच्छे से करवा सकें। ठीक है, तो चलिए फिर फिजिक्स की क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, आज हम जो है यहाँ पर हम आप लोगों के फिजिक्स के जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बना है, देखिए एक मिनट देखिए आप लोग। पहला जो क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। किसमें? एक माइक्रोन में पूछ रहा है कि एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है। जरा बताइए तो कितनी होती है, जरा बताइए तो कि एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है, जरा बताइए तो दोस्तों, एक माइक्रोन में जो एंगस्ट्रॉम की जो संख्या होती है वो होती है 10⁴। याद रखना है कि एक जो माइक्रोन होता है उसमें किसकी, एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की जो संख्या होती है वो होती है 10⁴। बोलो, याद रह जाएगा। ओके, चलो फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए, फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, जरा बताइए तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो वो होता है किसका, जरा बताइए तो वो होता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का। किसका होता है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है कौन? एंगस्ट्रॉम। याद रह जाएगा। चलो अगला प्रश्न पूछता हूं। अगला प्रश्न बताओ कि केल्विन जो होता है वो किसका मात्रक होता है, जरा बताओ। केल्विन जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो केल्विन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है किसका? ताप का मात्रक होता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक हैं, इसलिए इनको याद रखना है। चल ले, तो देखिए अगला है, यहां पर देखिए अगला प्रश्न है कि एक नैनोमीटर किसके तुल्य होता है, तो एक नैनोमीटर जो होता है वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 10⁹ के होता है। यानी कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁹। और ये जो मैंने बादल बनाया है, जब ये बादल बरसेगा तो नंबरों की खूब बरसात होगी। तो इस बादल को याद रखना है कि एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹। अरे बोलो, याद रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लीटर जो होता है वो किस पद्धति का मात्रक है। यानी कि लीटर जो होता है वो किस पद्धति का मात्रक है, जरा बताइए तो। चलो बताओ भाई कि लीटर जो होता है वो किस पद्धति का मात्रक होता है। लीटर जो होता है वो किस पद्धति का मात्रक होता है, जरा बताइए तो लीटर जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लीटर जो होता है वो MKS पद्धति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? लीटर जो होता है वो MKS पद्धति का मात्रक होता है। याद रह जाएगा। और आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, इसलिए आपको पता है कि लीटर किसका मात्रक होता है। तो लीटर जो होता है वो MKS पद्धति का होता है।
याद रह जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश वर्ष जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, अब आपके मन में उठ रहा है क्या एक सवाल, और सवाल ये है कि भाई आपने इतने मात्रक बता दिए, तो जरा ये बताइए कि एम्पियर जो होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है, तो ये किस पद्धति में होता है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है, होता है, लेकिन ये किस पद्धति में होता है? तो ये जो पद्धति होती है वो होती है कौन? एसआई पद्धति। और फिर से मैंने बना दिया एक बादल, और ये जो बादल हैं जब ये बरसेंगे तो खूब क्या होगी? बरसात। और किसकी होगी? नंबर होगी। किसकी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? नंबरों की बरसात होगी जब ये बादल बरसेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास कि तारों का जो निर्माण हुआ है, तारों का जो निर्माण हुआ है वो किन किन चीजों से हुआ है, यानी किससे हुआ है? तारों का निर्माण किससे हुआ है जरा बताइए। तो आप बताओ एक बार कि जो तारे हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया है कि तारे जो होते हैं उनका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के माध्यम से हुआ है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस से किसका निर्माण हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से तारों का निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों को यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है? टनन टनन, ओके, यस। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और मॉडल पेपर लीजिए वहां से और तैयारी को बेहतर बनाइए। और टेलीग्राम चैनल पर ही मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाले हुए हैं, जाइए और वहां से आप लोग बहुत कुछ सीखिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न यह है कि जो सौर परिवार है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जरा बताओ। सौर परिवार जो होता है उसका सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट ग्रह, यानी सबसे छोटा ग्रह है, उसका नाम है दोस्तों बुध। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बुध उस ग्रह का नाम है। अगला है हमसे, अगला प्रश्न पूछेगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा है जरा बताइए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, संगी साथियों और भाई और बहनों, जो गैर परंपरागत जो स्रोत होता है वो होता है सौर ऊर्जा। क्या होता है? तो गैर परंपरागत जो स्रोत होता है उसको कहते हैं क्या? सौर ऊर्जा। दोस्तों, मैं एक ही चीज को 2 या 3 बार बोलूं तो आप लोगों को बोर नहीं होना है, क्योंकि मैं उसको 2 या 3 बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों को वो याद हो जाए और आप लोग एग्जाम में गलत ना करें। वरना मैं इसको जो है 5 मिनट में भी ये सारे क्वेश्चन करवा सकता हूं। जब मैं इसको लास्ट में रिवीजन करवाऊंगा इसका, तब देखना मैं 5 मिनट में भी सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर इस क्लास का मतलब क्या है बताओ। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चन क्लास में ही याद होना चाहिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो भाई। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि समष्टि में कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? समष्टि में कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है जरा बताइए। तो जो समष्टि होती हैं उसमें कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, समष्टि में कुल आकाश गंगाओं की जो संख्या होती है वो होती है 10⁻11। कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो होती है वो होती है 10⁻11। कितनी होती है? तो समष्टि में कुल टोटल आकाश गंगाओं की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल आकाश गंगाओं की जो संख्या होगी वो होगी 10⁻11। सो गाइज, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि U 234 यानी 234 के एक क्यूरी में कितना द्रव्यमान होगा? कितना द्रव्यमान होगा? तो एक U 234 के एक क्यूरी में कितना द्रव्यमान होता है? तो द्रव्यमान होता है दोस्तों 1.438 × 10⁻11 ग्राम।
कितना होता है 1.438 इंटू 10⁻11 ग्राम होता है। किसमें? U 238 में 1 क्यूरी में इतना द्रव्यमान होता है। याद रह जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आप लोग इसको कर भी सकते हैं। देखिए जब घरों का मुख्य स्विच बंद कर दें, जब अगर हम घरों का मुख्य स्विच बंद कर देंगे, जरा सखा देखिए, तो अगर हम घरों का मुख्य स्विच बंद कर दें तो इससे विच्छेदन होगा। इससे विच्छेदन क्या होगा? तो इससे विच्छेदन होगा सजीव तार और न्यूट्रल तार दोनों में ही होगा। इससे जो विच्छेदन होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों वो सजीव तार और न्यूट्रल जो तार होता है दोनों में ही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न ये है कि विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। तो विद्युत जो हीटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा विद्युत जो हीटर होता है उसमें एक ऐसे स्प्रिंग लगी होती है, वो किसकी बनी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जो स्प्रिंग होती है वो बनी होती है किसकी? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जो स्प्रिंग होती है वो बनी होती है किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं दोस्तों, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। दोस्तों जो आप लोग बल्ब देखते हैं 100 वाट का, एलईडी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो बल्ब देखते हैं 100-200 वाट का, उसके अंदर जो वो तार लगा होता है, यानी कि वो जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, जरा बताइए। तो जो वो फिलामेंट होता है, ये देखिए ये बल्ब होता है कुछ इस तरीके से, और देखिए इसके अंदर ये जो फिलामेंट लगा होता है, ये जो फिलामेंट लगा होता है ये किसका बना होता है, जरा बताइए। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो फिलामेंट होता है ये बना होता है किसका? टंगस्टन का। किसका बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। वेरी गुड, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कि ये जो इसमें जो तार लगा हुआ होता है, यानी कि जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। वेरी गुड, आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ऐसे ही अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट से कोई नहीं रोक सकता। SMS कॉलेज आपके एक सीट पक्की है। ओके, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, सपोर्ट जरूर करना है आप लोगों को, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सके। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। इसलिए मैं यहां पर क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस क्या हो जाए? बेहतरीन हो जाए। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों कि घरों में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो कितने एम्पियर की होती है, जरा बताइए। तो जो घरों में जो धारा आती है वो कितने वोल्ट की आती है? 220 से 240 वोल्ट की आती है। लेकिन अगर हम एम्पियर की बात करें दोस्तों तो एम्पियर कितने आते हैं? तो 5 एम्पियर की क्या आती है? विद्युत धारा आती है हमारे घरों में। कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की धारा आती है हमारे घरों में। जबकि अगर वोल्ट की बात करें तो 220 से 240 वोल्ट हमारे घर में विद्युत आती है। ओके, चलो अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि घरों में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कहीं बाजार से वायर लाते हैं तो उनमें एक तार लाल होता है और एक का काला होता है। एक लाल होता है मेरे प्यारे दोस्तों और एक होता है काला। ठीक है, एक लाल होता है, एक काला होता है। तो ये पूछ रहा है कि घरों में प्रयुक्त लाल रंग का जो तार होता है वो किसका तार होता है, बताइए। तो जो घरों में जो तार होते हैं, घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा के लिए जो तार होते हैं, उनमें से जो लाल कलर का जो तार होता है वो कौन सा होता है, बताइए। तो वो जो तार होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है? फेज होता है। क्या होता है? फेज होता है। और देखिए तार दो होते हैं, एक होता है फेज और दूसरा होता है क्या? न्यूट्रल। क्या? एक होता है फेज और दूसरा होता है क्या? न्यूट्रल होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। नहीं है प्रॉब्लम? अरे नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यहां से ये प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि घरों में, ये तो हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है कि घरों में मुख्य लाइन जो होती है,
घरों में मुख्य लाइन की अगर बात करें, मुख्य लाइन जो होती है, मुख्य लाइन का मतलब क्या हुआ? तो साथियों मुख्य लाइन का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जो मेन लाइन का मतलब जहां से आप लोग, अगर आप लोगों के पास में मीटर होगा, आप लोगों के घर में एक टका होगा, एक मीटर, ठीक है, और मीटर में आप लोग दो तार देखते होंगे, तो एक होता है फेज का और एक होता है न्यूट्रल का, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से आप लोगों की जो मुख्य लाइन से आप लोगों के घरों में लाइट आती है, तो ये जो दोनों तार होते हैं, ये दोनों तारों की बात की जा रही है। ये जो दोनों तार हैं, यहां पर ये मीटर की रीडिंग दिखाता है आप लोगों की, यहां पर एक आपकी रीडिंग दिखाता है कि कितनी यूनिट आई है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट बटन सा होता है, ठीक है। तो यहां पर ये बात कर रहा है इन वायर की, ठीक है, इन वायर की ये बात कर रहा है और कह रहा है कि घरों में मुख्य लाइन के तार जो होते हैं, ये दोनों मुख्य लाइन के जो तो तार हैं, तो इनमें से जो दोनों तार होते हैं वो कैसे होते हैं? तो मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, एक गर्म एक ठंडा, दोनों गर्म दोनों ठंडे, या फिर दोनों क्या होंगे, और एक गर्म एक ठंडा। बताओ इनमें से ऑप्शन बताना है। 3 ऑप्शन दे रहा हूं, एक गर्म एक ठंडा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है दोनों गर्म, तीसरा ऑप्शन है दोनों ठंडे। तो तीनों ऑप्शन में से बताना है कि जो घरों में जो मुख्य लाइन के जो दोनों तार होते हैं, ये वायर होते हैं, इनमें से क्या होगा? सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप लोग मेहनत ही इतनी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कि एक तार जो है वो गर्म होगा और दूसरा जो तार है वो ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही तार गर्म होंगे तो दोनों तार अगर एक लाइन से जा रहे हैं, दोनों तार जब गर्म होकर वो आपस में भिड़ सकते हैं और इससे हमारा क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। इसलिए एक जो वायर होता है वो गर्म होता है और एक जो वायर होता है वो ठंडा होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर यहां देखिए बात करते हैं, अगर ये दोनों तारों को हम मिला दें, अगर एक गर्म और एक ठंडा है और दोनों को अगर हम यहां से मिला दें दोनों को, तो जो सप्लाई तो यहां से आ रही है, ठीक है, सप्लाई तो यहां से आ रही है, लेकिन जब दोनों को यहां से मिला देंगे तो ये दोनों जो है सप्लाई को आपस में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे और ये दोनों तार जो है गर्म होकर फिर यहां पर आग लगने की संभावना होती है, ठीक है। आ जाएगा यहां तक से। तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से आएगा यहां से। तो क्वेश्चन ये है कि घरों में जो मुख्य लाइन होती है कि तार एक गर्म होता है, ये मान लेते हैं ये गर्म है और ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, याद रह जाएगा। तो घरों में मुख्य लाइन के जो तार होते हैं उनमें एक तार गर्म होता है, जबकि दूसरा जो तार होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जूल बटे कुलाम किसका मात्रक होता है? तो जूल बटे कुलाम आप सभी को पता है किसका होता है? वोल्ट का होता है। अरे पता है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि जूल बटे कुलाम किसका होता है? वोल्ट का होता है, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जरा बताइए। तो अगर आप लोगों को यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न यह है कि जो लेक्लांची जो सेल होता है, लेक्लांची सेल में विध्रुवक होता है। लेक्लांची जो सेल होता है, लेक्लांची सेल की अगर बात करें दोस्तों, तो लेक्लांची सेल में जो विध्रुवक होता है वो क्या होता है? तो लेक्लांची सेल में विध्रुवक होता है क्या? MnO2 होता है। लेक्लांची सेल में विध्रुवक की बात करें तो लेक्लांची सेल में विध्रुवक क्या होता है? MnO2 होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश में जब प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अरे याद रह जाएगा। चलो भाई, ओके। अब दोस्तों इस पोर्शन में से अगर आप लोगों को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट से, और नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कमेंट करो, वरना फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस पोर्शन में अगर आप लोगों को किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं है, ओके, है तो कमेंट कर देना। और चलो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 21वां जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है, घरों में हमारे जो घर होते हैं उनमें जो प्रयुक्त धारा होती है वो किस तरीके की होती है? तो घरों में प्रयुक्त धारा होती है उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कैसी धारा बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं।
अगला है कि एक न्यूटन बटे एम्पियर को जो है किसके बराबर होता है? तो एक न्यूटन बटे एम्पियर जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक न्यूटन बटे एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁴ गॉस के बराबर। किसके? 10⁴ गॉस के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो एक जो गतिमान जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है, तो वो क्या क्या उत्पन्न करता है? तो गतिमान जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। कौन? एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। याद रखना है, क्योंकि यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि एक गतिमान जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या क्या उत्पन्न करता है? तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ओके, चलो अगला है कि एन प्रकार का एक अर्धचालक, एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो बताइए ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है या उदासीन होता है? तो एन प्रकार का जो अर्धचालक है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी कि धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट, नाउ यू कैन देखिए, यहां पर देखिए कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जो होता है वो चालक होता है, कुचालक होता है या अर्धचालक होता है? तो सिलिकॉन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को मापने का एक यंत्र होता है और उस यंत्र को क्या कहते हैं? जरा बताइए तो वो जो यंत्र होता है क्या, कि विद्युत ऊर्जा को मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? तो विद्युत ऊर्जा के जो मापने का जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं वाट घंटा मीटर। क्या बोलते हैं? वाट घंटा और मीटर, उसको हम बोलते हैं। याद रह जाएगा। चलो आगे हमसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन सुनिए कि आवेश जो होता है, आवेश की क्रिया में स्थानांतरण होता है। आवेश की जो क्रिया होती है उसमें किसका स्थानांतरण होता है? बताओ, इलेक्ट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, आवेश की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जामा सिपाहियों, ऑफिसरों और नर्सिंग ऑफिसरों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कोई नहीं। यानी आवेश की क्रिया का स्थानांतरण जो होता है वो किसी में भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है 28 वाला कि पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं? जरा बताइए तो, पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो पृथ्वी पर जो आवेश होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर आवेश 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आवेश होते हैं पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है 29वां, और नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंद्रधनुष किसके चलते बनता है? इंद्रधनुष अगर बनेगा तो किस कारण से बनेगा, यानी किसके चलते हुए इंद्रधनुष बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बताइए कि इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष किसके चलते बनता है? तो इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। किसके कारण बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? इंद्रधनुष जो होता है वो किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत बामन तारों में पदार्थ का जो घनत्व है वो कितना होता है? तो श्वेत बामन तारों में अगर पदार्थ के घनत्व की बात करें तो पदार्थ का जो घनत्व होता है वो होता है 100 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहां पर देखिए कि 100 किग्रा पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, चलो अगला है कि बैंगनी जो प्रकाश होता है, बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? तो बैंगनी जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य की अगर बात करें तो बैंगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम।
कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? बैंगनी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, याद रह जाएगा। तो बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? एक मनुष्य है और जो कि स्वस्थ है, उसकी आंख भी स्वस्थ है, तो वो उसका जो निकट बिंदु है यानी कि वह कहां तक देख सकता है, तो वो जो निकट बिंदु है वो है 25 सेंटीमीटर। कहां? 25 सेंटीमीटर तक उसका निकट बिंदु कहां है? 25 सेंटीमीटर तक। ओके, याद रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? मानव नेत्र की बात करें तो बताओ, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो मानव नेत्र में वस्तु के प्रतिबिंब की बात करें तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है कहां? रेटिना पर। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अरे मेरे संगी साथियों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अरे बोलो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है भाई, अरे नहीं है ना। तो जो होता है क्या कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा ना। अरे भाई रेटिना पर बनेगा ना। चलो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न 34वां क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अगर किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लेंगे? तो उसको दूर करने के लिए हम जो लेंस प्रयोग में लेंगे उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। कौन सा लेंस साथियों? अवतल लेंस जो है हम उसको यूज में लेंगे। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, जबकि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए हम उत्तल लेंस यूज में लेंगे। किसमें? उत्तल लेंस यूज में लेंगे अगर उस व्यक्ति को निकट की जगह दूर दृष्टि रोग है तो। याद रह जाएगा यहां तक। चलो अगला प्रश्न ये है कि आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं? आवर्धक जो लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आवर्धक जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? जरा बताइए तो जो आवर्धक जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सरल सूक्ष्म। देखिए आवर्धक जो लेंस होता है, आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं? तो सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धक लेंस को कहते हैं। याद रह जाएगा। चलो भाई, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों की जल्दी होने वाली है। कोरोना से आप लोगों को नहीं डरना है कि कोरोना के कारण हमारी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसकी सूचना हम आप लोगों को देते रहेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वो जो बेल बटन होता है, घंटी का जो बटन होता है, उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला है कि लाल व नीला रंग है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें रेड और ब्लू रंग की, रेड और ब्लू रंग को अगर हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, लाल और जो नीला रंग है उसको अगर हम मिला देते हैं, लाल और नीले रंग को अगर हम मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमको कैसा रंग प्राप्त होगा? तो हमको मेरे प्यारे दोस्तों मैजेंटा कलर प्राप्त होगा। कौन सा कलर? अगर हम रेड और ब्लू को मिला देते हैं तो हमको जो कलर प्राप्त होगा उस कलर का नाम है क्या? मैजेंटा कलर। उस कलर का नाम है दोस्तों क्या? मैजेंटा कलर। देखिए ये एक लाल रंग है और इसी तरीके का अगर एक नीले रंग को ले और हम मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा? तो वो हमको जो कलर मिलेगा उस कलर का नाम है मैजेंटा कलर। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए 37वां क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत जो प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, श्वेत जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा प्रकाश है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो उस रंग का नाम है काला। और ऐसा कौन सा प्रकाश है जो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है? तो उस रंग का नाम है सफेद।
याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी जो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, उसको कलर को कहते हैं व्हाइट। और जो सभी रंग सभी कलर को यानी सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका नाम है काला। अरे बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए कि आकाश जो नीला दिखाई देता है हमको, वो किस कारण दिखाई देता है। तो आकाश जो है नीला हमको दिखाई देता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको दिखाई देता है। किसके कारण मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे संगी साथियों, प्रकाश जो है हमको नीला दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला और 39वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से किस वस्तु का, तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल वस्तु से, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है उसका नाम है क्या? तांबा। क्या है? तांबा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हमने फिजिक्स के कितने क्वेश्चन कर लिए? फिजिक्स के हमने लगभग 45 क्वेश्चन यहां पर कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो है हमने फिजिक्स के 45 क्वेश्चन कर लिए। अब दोस्तों यहां पर इसी कड़ी में हम आप लोगों को और भी ज्यादा और भी अच्छे क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोग को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते। बस एक आप शेयर नहीं करते, अब तो आप लोग शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए अपने साथ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आप लोगों को हर एक लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।